क्वेश्चन इसमें दे रखा है द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन 16 seconds. फर्स्ट है व्हाट इज इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन अज्यूमिंग द एक्सेलरेशन टू बी ये यूनिफॉर्म लिखा हुआ है, गलती से यूनिफॉर्म लिख दीजिए, इसको काट कर यूनिफॉर्म लिखो. सेकेंड है हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस डज द व्हील मेक ड्यूरिंग दिस टाइम. व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले ये जो दे रखा है ना, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम. आरपीएम का मतलब क्या होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट. ये वाला जो क्वेश्चन है आरपीएम का मतलब है रिवॉल्यूशन पर मिनट. तो एंगल swept in, angle swept in one revolution is equal to 360 डिग्री. 360 डिग्री इतना एंगल होता है, ठीक है. अच्छा, उसके बाद ये बोल रहे हैं 12,000 आरपीएम. तो 1200 मोटर व्हील द मोटर व्हील has an initial velocity corresponding to 1200 rpm. 1200 rpm. तो इसका मतलब ये है रिवॉल्यूशन पर मिनट. तो एक मिनट में कितना रिवॉल्यूशन होगा 1200, ठीक है. रिवॉल्यूशंस इन 1 minute इज इक्वल टू 1200. इसका मतलब है रिवॉल्यूशंस 1 मिनट का मतलब हो गया 60 seconds इज इक्वल टू 1200. तो रिवॉल्यूशन इन 1 second, तो 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन हो जाएंगे 1200/60. 1 सेकंड में रिवॉल्यूशन हो जाएंगे 1200/60. 0 से 0 कर दिया, 6 to 12 और ये 0 आ गया. तो 20 रिवॉल्यूशन हो गए, ठीक है. तो 20 रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड. अच्छा, और सिमिलरली रिवॉल्यूशंस in 1 minute, revolution in 1 minute is equal to 3120. 3120 ब्रैकेट में लिखना फॉर फाइनल वेलोसिटी. और फाइनल वेलोसिटी यानी कि रिवॉल्यूशंस 1 मिनट का मतलब हो गया 60 seconds. रिवॉल्यूशंस है 1 second is equal to 3120/60. 0 से 0 कट गया. 6 5s are
30, 31 माइनस 30 इज 1 और 1 to 12 52, ये हो गया। ये हमने रिवॉल्यूशन निकाल लिए पर सेकंड, है ना, वो पर मिनट दे रखा था, पर सेकंड हमने निकाल लिया। अच्छा जी, अब ये पूछ रहे हैं कि आपको इसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, अज्यूमिंग द एक्सेलरेशन टू बी यूनिफॉर्म। ठीक है, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम दिस। अब आप ये देखिएगा कि 20 रिवॉल्यूशंस हैं, एक रिवॉल्यूशन में एंगल कितना स्वीप करता है वो 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब हो गया 2 पाई, ठीक है। तो 20 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल स्वीप करेगा ये देखना है हमको। तो हमारे पास ये आ जाएगा कि कितना एंगल वो मूव करा है 20 उसमें 20 रिवॉल्यूशन में। तो हम ये कहेंगे कि एंगल स्वेप्ट इन 20 revolutions, angle swept in 20 revolutions। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल होता है 360 डिग्री, ये समझ रहे हैं ना, पूरा एक चक्कर जो है 360 डिग्री का। तो 20 रिवॉल्यूशंस में कितना हो जाएगा 20 इंटू 360, 360 का मोड़ कर 2 पाई बोल दूँ, सीधा रेडियन में निकाल देते हैं। ये हो गया 40 पाई रेडियन। 40 पाई रेडियन, 40 पाई रेडियन जो है इतना उसने एंगल स्वीप करा है इनिशियली, समझ गए, 1 सेकंड में। तो 40 पाई रेडियन पर सेकंड, ये हमारी क्या हो गई ओमेगा नॉट। 40 पाई रेडियन पर सेकंड, ये ओमेगा नॉट हो गया। यहाँ तक समझ गए, 1 सेकंड में इतना रेडियन उसने एंगल स्वीप कर दिया ना, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि एंगल स्वेप्ट in 52 revolutions, 52 revolutions। तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई होता है, तो 52 में कितना हो जाएगा 52 इंटू 2 पाई यानी कि 104 पाई रेडियन। कितना हो गया, देयरफॉर ओमेगा यानी कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज 104 पाई रेडियन पर सेकंड, 104 पाई रेडियन पर सेकंड, ठीक है जी। आगे चलते हैं, ओमेगा आ गया, ओमेगा नॉट आ गया, टाइम दे रखा है 16 सेकंड्स। तो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, by using first equation of motion, omega is equal to omega naught plus alpha t। omega is equal to 104 pi is equal to omega naught 40 pi plus alpha into 16, ठीक है। 104 pi minus 40 pi is equal to 16 alpha। 16 alpha is equal to 104 minus 40 कितना हो गया 64 पाई, 16 4 जा, तो अल्फा इज इक्वल टू 4 पाई क्या होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। देखिए जी, समझ गए, ये आंसर आ रहा है 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस डज द व्हील मेक ड्यूरिंग दिस टाइम। हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस डज द व्हील मेक ड्यूरिंग दिस टाइम। तो रिवॉल्यूशंस निकालने के लिए आपको क्या निकालना है, आप एंगल निकाल लीजिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका, तो वो आपको थीटा से पता चल जाएगा। थीटा निकालना है, जैसे नॉर्मली जो लीनियर मोशन होता है तो लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर थीटा होगा, थीटा को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से अल्फा आ गया, यहाँ तक क्लियर है, बताओ। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस डज द व्हील मेक ड्यूरिंग दिस टाइम, तो सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हम ये करेंगे बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन
बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस की जगह क्या लिखना है, थीटा लिखना है, तो थीटा इज इक्वल टू यू की जगह क्या लिखना है, ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइम में उसने कितना एंगल स्वीप करा वो हम निकाल लेंगे, फिर एंगल के हिसाब से, एंगल के उससे हम रिवॉल्यूशंस निकाल लेंगे कि रिवॉल्यूशंस कितनी हुई है। सही है, तो देखिए ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है 40 पाई, और टी कितना है 16 सेकेंड्स, प्लस हाफ एल्फा की वैल्यू कितनी निकाली है 4 पाई, और टी कितना है 16 का स्क्वायर। थीटा इज इक्वल टू 16 फोर ज़ा 64, 0 आ गया, 640 पाई प्लस 2 पाई इंटू तो 256 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 512 पाई। थीटा इज इक्वल टू 1152 पाई रेडियंस। तो इतना हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ थीटा। तो हमने जब ये देखा कि यहाँ पर 40 पाई रेडियन हमने निकाल लिया था, कैसा निकाला था कि ये हमारा 20 रिवॉल्यूशन में था, तो इसी तरीके से हम ये देखेंगे कि इसमें रिवॉल्यूशंस कितने हैं वो हम देख लेंगे। तो हमें ये मालूम है कि 2 पाई रेडियन, ये मैं डालूँ अंदर से, पाई रेडियंस is equal to 1 revolution is equal to 1 revolution। तो 1 रेडियन is equal to 1 upon 2 पाई रिवॉल्यूशन। ये हो गया, एक रेडियन में इतना है, तो भाई इतने रेडियन में कितने रिवॉल्यूशन, 1152 पाई रेडियन, एक रेडियन में इतने रिवॉल्यूशन, तो इतने रेडियन में कितना मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल यूनिटरी मेथड है, 1/2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 1152 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 2 5 10 और 2 7 14, 576 रिवॉल्यूशंस। है ना, 576 रिवॉल्यूशन ये दे रखा है, क्लियर है, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद बात करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क ये क्या होता है, कि जब भी कभी हम बात करते हैं कि कोई हमारे पास बड़ा सा कोई बॉक्स है, वो बॉक्स रखा हुआ है और हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, सीधा ऐसे स्ट्रेट फोर्स लगा रहे हैं, तो वो सीधा सीधा खिसकना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या है कि हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं कुछ ऐसा कि हम उसको घुमावदार फोर्स लगाना चाहते हैं, जैसे साइकिल हम चला रहे हैं, तो साइकिल का जो पेडल है, साइकिल के पेडल पर अगर सीधा सीधा पेडल को नीचे प्रेस करेंगे तो घुटने में जर्क आएगा, थोड़ी देर में आपके पैर में दर्द हो जाएगा, चला नहीं पाओगे साइकिल। तो आपको जो अपना जो पैर है, जो फुट है, उसको थोड़ा सा आपको एक एंगल पर रखना होता है, उसको थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल बनाकर रखना होता है। ठीक है, क्या है कि अगर हमारा यहाँ पर जो पैर के पास है, अगर ये जॉइंट ना हो, अगर ये बिल्कुल पैर हमारा बिल्कुल स्टिफ हो, ऐसा सीधा हो, उसको हम ऐसे ना मूव कर पाएँ, तो हम साइकिल नहीं चला सकते कभी भी। ठीक है, वो साइकिल जो है वो चलाना ही इसी वजह से आप साइकिल चला सकते हैं, क्योंकि आपका पैर वहाँ से मूव हो सकता है, तो आप पैर को ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं। तो जब भी कभी हमें साइकिल पर फोर्स लगानी होती है तो थोड़ी देर के लिए सीधी भी लगाते हैं, फिर पैर थोड़ा सा स्लांट भी होता है, फिर ऐसे होता है जब पैर जब वापस आता है तो उसको थोड़ा ऐसे भी करके वापस लेकर आते हैं, तो हमारा जो पैर है वो भी इस तरीके से मूव करता हुआ जाता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जब भी कभी मेरे को रोटेशनल फोर्स लगानी होती है, उस रोटेशनल फोर्स को हम टॉर्क बोल देते हैं। उस टॉर्क का एक और नाम है, उसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोल देते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क ये बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा
टू ओपन अ डोर वी अप्लाई अ फोर्स ऑन इट्स हैंडल, ठीक। तो वो जो कौन सी फिल्म थी वो, सिंघम थी ना, वो जयकांत शिगरे। वो जयकांत शिगरे तो ऐसे दरवाज़ा मारता है, सीधा सीधा हाथ मारता है। तो सीधा हाथ आप मारेंगे तो दर्द होगा ना, ठीक है, या रिपीटेडली नहीं कर सकते उस काम को। तो वो सीधा कोई भी दरवाजे को ऐसे हाथ मार कर नहीं खोलता, सब पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं कि मेरे को एक हल्की सी कर्व्ड डायरेक्शन में फोर्स लगानी है, रोटेशनल फोर्स मेरे को लगानी है। सीधा भी हाथ मारेंगे खुल जाएगा वो, लेकिन अगेन फिर वो जोर से टकराएगा कहीं जगह। तो हम ये कहते हैं कि टू ओपन अ डोर वी अप्लाई अ फोर्स ऑन इट्स हैंडल, हम उसके हैंडल पर फोर्स लगाते हैं। द डोर टर्न्स ऑन इट्स हिंजेस, जो डोर है वो हिंजेस पर टर्न करता है अपना। वी कैन ईजिली नोटिस दैट इट इज़ ईजियर टू ओपन अ डोर बाई अप्लाइंग अ फोर्स नियर द एंड देन नियर द हिंजेस। अगर हम जहाँ पर हिंज लगी हुई है, मान लीजिए ये डोर है ना, और ये इसकी हिंज है, तो हम यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो ये डोर इजीली ओपन और क्लोज हो जाएगा। लेकिन हम जितना इस तरफ आते जाएंगे या हिंज के पास फोर्स लगाएंगे तो ये दरवाज़ा खुलेगा नहीं, ठीक है। तो हमें कॉर्नर पर ही फोर्स लगानी पड़ती है। तो दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। ये जो टर्निंग इफेक्ट होता है फोर्स का, इसी को मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क बोल देते हैं। इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। पहला, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, कि आप फोर्स कितना लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन of the line of action of the force from the axis of rotation. It is called lever arm or moment arm. Torque is measured as the product of the magnitude of the force and the perpendicular distance between the line of action of the force and the axis of rotation. तो बड़ा आसान है, देखिएगा। मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। मान लीजिए इस तरीके का कोई भी स्ट्रक्चर है हमारे पास, और उस स्ट्रक्चर में हमने ये कह दिया कि ये वाला जो हिस्सा है इस पर हमने एक इधर से हमने एक रॉड या कोई भी हिंज टाइप की कोई चीज़ बना दी है, हल्का सा यहाँ पर होल कर। तो इससे ये चीज़ समझ में आती है कि अब यहाँ पर तो ये चीज़ फिक्स हो गई, अब मैं इधर अगर फोर्स लगाऊंगा तो ये इसके चारों तरफ इस तरीके से गोल गोल ये घूमेगा, ठीक है। तो हम इसको बोल देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। उसके बाद हमने माना कि यहाँ पर कहीं पर भी हमने एक पॉइंट P ले लिया, हमने एक पॉइंट P ले लिया, इस तरह हमने फोर्स लगा दी यहाँ पर। अच्छा, अब क्या करेंगे, हमें ये देखना होता है कि जब भी कभी हम टॉर्क निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे हमने माना कि ये हमारे घर का दरवाज़ा है, यहाँ पर हैंडल लगा हुआ है, ये घर का दरवाज़ा है, तो हमें ये तो पता है ना कि यहाँ पर चौखट है और इस जगह ये फिक्स हो रखा है, ठीक है। तो हम इधर ही फोर्स लगाएंगे। तो ये जो हम फोर्स लगाते हैं, ये फोर्स जो है वो हम इस तरीके से लगाते हैं, दरवाजे को पुश करेंगे तो ऐसे हम यहाँ से अंदर की तरफ इसमें फोर्स लगाएंगे। तो जो ये फोर्स है, फोर्स का यहाँ से, और ये जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो फोर्स जिस पॉइंट पर आप लगा रहे हैं वहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टॉर्क आ जाता है हमारे पास, ठीक है। टॉर्क मतलब रोटेशनल फोर्स आ जाती है हमारे पास। अच्छा, तो वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं कि ये पॉइंट है, जिस पॉइंट जो कि जहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन गुजर रहा है, तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो थोड़ा ये जो हमारी लाइन ऑफ फोर्स है इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे ऐसे, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस पर,
ठीक है, तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो वो एग्जैक्टली फोर्स की लाइन पर लाई ना करे, वो आपको फोर्स की लाइन को आगे या पीछे एज पर द नीड आपको एक्सटेंड उसको करना पड़ेगा। तो हमने एक्सटेंड कर लिया, ये हो गया स्मॉल डी यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस वाले पॉइंट को हमने एन बोल दिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला पॉइंट हमने ओ बोल दिया, और ये फोर्स इधर है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम ये कहेंगे टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको लीवर आर्म भी बोल देते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको लीवर आर्म भी बोल देते हैं। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू लीवर आर्म। LEVER वाला लीवर, LIVER करते ना वो दिल और जिगर वाला लीवर, समझो कहाँ खो गए, इसको पेपर पर रख दो ना आराम से, पेपर सीख पेपर से फोर्स इनटू लीवर। अब टॉर्क को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ये जो टी होता है ना इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा देते हैं, इसको बोलते हैं टॉ, ठीक है, फिर बच्चे इसको टाओ भी बोलते हैं, टाओ नहीं है टॉ है। ठीक है, चलिए जी, तो टॉ इज इक्वल टू कितना हो गया, फोर्स इनटू लीवर आर्म इज इक्वल टू F इनटू डी। यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर, ये तो समझ ही गए हमने भाई, फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, और ये डी क्या है डिस्टेंस का यूनिट, तो मीटर हो गया, इसकी जो ऐसा यूनिट है वो भी न्यूटन मीटर। साइन कन्वेंशन मतलब मेरे को साइन क्या लेना है, the torque is taken positive if the turning tendency of the force is anti-clockwise and negative if it is clockwise। तो ये हमेशा याद रखना है, हमको मालूम है एंगल्स होते हैं, एंगल्स भी अगर एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते जा रहे हैं तो उनको पॉजिटिव लेते हैं, और अगर क्लॉकवाइज बढ़ते चले जाएं तो उनको पेज नंबर 17 पर आइए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। रोटेशनल इक्विलिब्रियम कौन सा, टॉर्क की सीजीएस यूनिट तो आप ही बता दो मेरे को, इसकी बता दो डिस्टेंस की, लेंथ की, तो मीटर हो गई, तो सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए।
लीजिए अब देखिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जैसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या है वो भी देखते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में जैसे एक डायग्राम बनाएंगे अभी। तो आप ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए जितने भी ये ब्लॉक्स हैं जैसे 1 2 3 4 5 तो 5 छोटे छोटे पार्ट्स में हमने इसको इधर डिवाइड कर दिया और 5 छोटे छोटे पार्ट्स में इधर डिवाइड कर दिया। तो मान लीजिए इनका वजन जो है मास जो है वो सेम है। तो आप ये देखिए एक जरा से पॉइंट पर ये टिका हुआ है, तो उस पॉइंट पर अगर देखें तो ये ऐसे ऐसे कहीं गिरेगा नहीं, ये मतलब बिल्कुल सीधा रहेगा। ठीक है, इसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी वजन इधर हो जाएगा तो ये सीधा ऐसे ना जाकर हल्का सा कर्व पाथ लेगा, हल्का सा इस तरीके से जाएगा। ऐसे ही हल्का सा वजन इधर ज़्यादा हो गया तो ये इधर को घूमेगा इस तरीके से, इसकी घूमने की टेंडेंसी होगी। तो इसलिए ऐसे में अगर किसी चीज़ को हमने रोक रखा है तो हम बोलेंगे कि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, वो वाली पोजीशन। ठीक है, तो देखिएगा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या है यहाँ पर। व्हेन अ बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम द सम ऑफ द क्लॉकवाइज मूवमेंट्स मतलब इस तरह घूमने वाला क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, ठीक है, एंड द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। When a body is in rotational equilibrium, the sum of the clockwise movements about any point is equal to the sum of the anti-clockwise movements about that point, or the algebraic sum of movements about any point is zero. Algebraic sum movements का algebraic sum about any point is zero, वो zero हो जाएगा। ठीक है, तो जो वजन वाली बात है कि मैं वजन इस तरफ लगाऊं या इस तरफ लगाऊं वो भी देखते हैं। अब जरा देखिएगा, इसको हटाओ जरा। जैसे हमने फोर्सेस का सम लिया था, ठीक है, तो टॉर्क क्या है? टॉर्क भी तो रोटेशनल फोर्स ही तो है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स बोल देते हैं उसको। तो अगर कहीं पर बार बार मूवमेंट अगर इसी की बात हो रही है तो भी समझ जाना कि टॉर्क की बात हो रही है, इसी की टॉर्क की बात हो रही है। तो अब देखिएगा कि हम ये कहते हैं कि किसी भी पॉइंट पर अगर मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जितने भी मूवमेंट्स लग रहे हैं, यानी कि जितनी भी टॉर्क्स लग रही हैं, उन सबको अगर हम ऐड कर दें तो उनका अलजेब्रिक सम 0 के बराबर होगा। जैसे हम ये कहते थे कि किसी एक पॉइंट पर एक वेट लग रहा है नीचे की तरफ mg, ठीक है, उसका एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और उसके अलावा कोई और फोर्स भी लग रहा है। तो जो नीचे वेट लग रहा है उसको पॉजिटिव लिया तो ऊपर वाले नेगेटिव हो गए, उन सबका सम जैसे हम 0 बोल देते थे। तो बिल्कुल वैसा ही काम हमें यहाँ पर भी करना है। ठीक है ना,
अच्छा, जैसे आप ये देखिए, जैसे ये एक वेट है, हमने ये कहा कि इस वेट पर बस दो ही चीज़ें काम कर रही हैं, एक ही mg और एक ही नॉर्मल रिएक्शन। तो हम बोल देते थे R इज इक्वल टू mg, ये बोल देते थे, ठीक। तो हमने ये कहा कि नीचे वाले को आप पॉजिटिव मान लीजिए, चलिए mg, या ऊपर R को पॉजिटिव मानना है तो उसे पॉजिटिव मान लो। तो एक तो ये है कि mg इज इक्वल टू R हम बोल देते थे। एल्जेब्रिक सम किस तरह से लेते थे कि ये वाला अगर पॉजिटिव है तो ऊपर वाला नेगेटिव होगा, है ना, और इनका एल्जेब्रिक सम 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये किस तरह से हो गया, ये हो गया mg माइनस आर इज इक्वल टू 0, माइनस आर को उधर ले जाओगे तो भी वही चीज़ बन जाएगी। तो वही कहानी यहाँ पर भी है, देखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट O, ये वाला जो पॉइंट है, बीच वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोल दिया आपने O। और हमने क्या करा कि यहाँ से इतने दो ब्लॉक्स क्रॉस करके इधर हमने एक ये डिस्टेंस ले लिया d2, ये डिस्टेंस ले लिया हमने d2। F2 is equal to m2g is equal to w2 is equal to w2 1 2 3, एक डिस्टेंस यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर एक मास लटका है, F1 is equal to F1g is equal to W1, ये हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट O, तो अबाउट O, इसके अबाउट जो है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ये होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला तो क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट O F1 D1, तो ये F1 इंटू D1 कैसे निकाल रहा है, मूवमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर फोर्स लग रहा है, इस तरीके से फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, वो उसको, अब ये मत कहना कि फोर्स कर्व लग रही है, नहीं, वो फोर्स ऐसे लग रहा है वो उसको इफेक्टिव रोटेशनल मोशन वाला दे रहा है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको दरवाज़ा खोलना होता है तो आप ऐसे नहीं ले जाते, हाथ को ऐसे घुमा कर ले, हाथ तो सीधा ही ले जाएंगे, लेकिन जो उसका इफेक्ट आता है वो रोटेशनल इफेक्ट आता है। कि अगर हिंज है और हिंज के दूसरे तरफ दीवार ना हो और आप दरवाजे को जोर से पुश करते हैं तो वो दरवाजा ऐसे गोल गोल घूमेगा। टैंड लो इसको, कौन सी खेल लो, क्या सो गया, मेरा पता नहीं क्या कहानी सुना रहा हूँ। ये योगा शोगा क्या करो मेरे को, मैं योगा क्यों बता रहा हूँ, ये लंबों के साथ भी प्रॉब्लम है, अभी नहीं है, ये आगे प्रॉब्लम आएगी। जो लंबे होते हैं ना उनकी बैक में भी कंधों में भी दर्द होने लगता है, छोटे जो होते हैं वो फिट रहते हैं, उनकी लाइफ भी ज़रा लंबी होती है, तो योगा ज़रूरी है। F1 इज इक्वल टू m1g। तो अब देखिएगा कि ये फोर्स ये हो गई और यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ तक, ये 90 डिग्री का एंगल, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस वजह से यहाँ पर लिखा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट O anti-clockwise moment about O is equal to F1 into D1, F1 into D1। तो F1 क्या है, W1 के बराबर है, तो W1 into D1। चलिए, ये तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। फिर बात करेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट O। क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये इसको क्लॉकवाइज इफेक्ट देगा, तो F2 into D2।
अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स द रॉड विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये रॉड जो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब रहेगी, जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या हो गया, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या हो गया हमारा, F1 into D1 is equal to F2 into D2। लोड इनटू लोड आर्म और इसको बोलेंगे एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। इसको बोलते हैं लीवर प्रिंसिपल। यही जो है ये लीवर प्रिंसिपल कहलाता है। लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। अच्छा कैसे पता चला, ये ऐसा है कि आप ये देखिए कि यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस पर जो लोड है, जो ज़्यादा डिस्टेंस पर हमने वज़न लगाया है और ये कम डिस्टेंस पर लगाया, तो कम डिस्टेंस पर जो वज़न है ये उसको घुमाने की उतनी कैपेबिलिटी नहीं रखता है। जितनी ज़्यादा दूरी पर आप डालेंगे वो तुरंत वो गिरने की टेंडेंसी होगी, और जितना इसके नज़दीक आप वज़न को लटकाएंगे वो उतना घूमेगा नहीं, उसकी ऐसे रोटेशन में आने की कोई टेंडेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम ये कहेंगे कि इसका मतलब ये जो है ये क्या है, ये लोड है, इसकी वजह से इस पर लोड पड़ेगा क्योंकि ये ज़्यादा दूरी पर है, डिस्टेंस ज़्यादा है डी1, तो इसलिए हमने इसको तो बोल दिया लोड, और इसका जो डिस्टेंस है इसको बोल दिया लोड आर। फिर उसके बाद क्या है कि ये जो लगाना पड़ रहा है यहाँ पर, दिस इज एन एफर्ट, दिस इज एन एफर्ट टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम, ताकि ये रुका रहे, स्ट्रेट रहे। तो इसलिए इधर वाला जो वजन है, इधर वाला जो वेट है उसको हम बोलेंगे एफर्ट, और उसका जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसको एफर्ट आर्म बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड लीवर प्रिंसिपल, इसको लीवर प्रिंसिपल भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए एक टर्म होती है मैकेनिकल एडवांटेज, ये होता है रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ एनी मशीन और अ लीवर कैन बी डिफाइंड एज, जैसे हम साइकिल चलाते हैं या स्कूटर चलाते हैं तो उसको, जैसे आप ये देखिएगा कि ये मान लीजिए स्कूटर का हैंडल है और यहाँ हैंडल के बराबर में ऐसे करके ये ब्रेक का लीवर होता है। तो आप इसको इस तरीके से खींचते हैं, तो जब आप इस तरीके से खींचते हैं तो यहाँ पर ये ना एक ये जो है ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये इसको एक कर्वीलिनियर इफेक्ट देता है, मतलब रोटेशनल इफेक्ट देता है। अगर मान लीजिए ये फ्री हो जाए कभी लीवर, तो ये इस तरीके से चलेगा, ऐसे 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 आप इसको घुमा सकते हैं, सीधा सीधा मूव नहीं करेगा, ऐसे ऐसे सीधा सीधा मूव नहीं करेगा, तो ये ऐसे घूमता है। तो इसको भी जो भी कोई इस तरीके की कोई चीज़ होती है ना, जो लेंदी चीज़ होती है, उसको हम प्रेस करते हैं या मतलब उसको पुश करते हैं, तो उससे अगर रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो ऐसी चीज़ को हम लीवर बोल देते हैं, LEVER। ठीक है, तो जॉनी लीवर वाला लीवर। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ एनी मशीन और अ लीवर कैन बी डिफाइंड एज लोड ओवरकम अपॉन एफर्ट अप्लाइड। लोड ओवरकम अपॉन एफर्ट अप्लाइड, तो लोड ओवरकम मैकेनिकल एडवांटेज, लोड ओवरकम अपॉन एफर्ट अप्लाइड। तो लोड ओवरकम का मतलब ये लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट निकाल लो, या फिर एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, और ये दोनों चीज़ें इक्वली होंगी। ये आप कैसे लीवर प्रिंसिपल से देख लीजिए, इधर लोड है और इधर एफर्ट है, एफर्ट को इसके नीचे ले आओ, लोड अपॉन एफर्ट हो गया, इसको इधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा, एफर्ट आर्म अपॉन
इस लोड आर को नीचे ले जाओ तो लोड आर, तो ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल हो जाएगा और इसी रेशियो को हम क्या बोल देते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज MK। बस छोटी सी टर्म। चलिए जी, उसके बाद आगे बात करेंगे कपल की। कपल क्या होता है, तो हमने मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क तो देख लिया। अब कपल क्या है, कपल वो है जो हम साइकिल में अप्लाई करते हैं। तो साइकिल में सिर्फ एक पैर से हम मूव नहीं करते, दोनों पैर लगाते हैं। तो एक पैर से इधर और दूसरे पैर से इधर, एक पैर अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, ये जो फोर्स होती है इसको हम कपल बोल देते हैं, और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होती है। तो देखिए, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी along two different lines of action constitute a couple. For example, when we steer a bicycle around a bend with our both hands on the handlebars, we apply a couple. ठीक है, तो वो देखा है ना, जब साइकिल चलानी कभी बचपन में जब पहली बार सीखी होगी तो वो हैंडल ऐसे 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 उसको बैलेंस करना आप सीखते हैं। तो वो बैलेंस करना यही है कि मतलब अचानक से अगर ऐसे घुमा दोगे चलती हुई साइकिल में तो गिरोगे ना जाकर, ठीक है। तो हर कोई बच्चा, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे जब उसको प्रैक्टिस हो जाती है तो उसको कोई ताकत भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको पता है कि हम मेरे को ऐसे सीधा हैंडल रखना है तो साइकिल सीधी सीधी चलती रहेगी, हम गिरेंगे नहीं, ठीक है। तो ये जो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, तो आप जितना फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं उतना ही फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बाइक है, बड़ी हैवी बाइक है, तो हैवी बाइक पर ऐसे अगर कोई बैठा है तो उसका वजन भी उस पर लग रहा है, हाथों पर भी जोर बढ़ रहा है। तो वो जो वजन पड़ रहा है उस वजन में कोई ऐसा थोड़ी है कि चलो राइट से ज़्यादा वजन लगाऊंगा, लेफ्ट से थोड़ा कम लगा दूँ, क्या होगा, फिर घूम जाओगे ना इधर को, ठीक है। तो आप ये देखिए कि इसी को हम कपल बोलते हैं। अब इसमें क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि दोनों तरफ जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो बैलेंस्ड हो। और इसमें टॉर्क निकालने का तरीका क्या होता है वो देख लीजिए। टॉर्क और मोमेंट ऑफ कपल, तो ये मान लीजिए कि ये कोई भी बॉडी है इस तरीके से कुछ भी, और यहाँ पर हमने कहा कि ऐसे इस पॉइंट पर एक पॉइंट को ए बोला और एक पॉइंट को बोल देते हैं बी। इधर ओ है, ये एफ है, ये एफ है। और अब आपको क्या है कि ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है ना। तो एक तरह से मान लीजिए कि ये इस तरीके का हैंडल है जो एक तरफ से थोड़ा लेंदी है, एक तरफ से थोड़ा छोटा है। तो हमको दोनों तरफ फोर्स लगानी है, और वो फोर्स किस तरीके से लगानी है ताकि वो बैलेंस बना रहे, ताकि हम सीधे सीधे चलें, वो हैंडल कहीं पर भी रोटेट ना हो। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये अलग अलग ना निकाल कर पूरा डिस्टेंस ले लीजिए, इस पूरे डिस्टेंस को डी बोल दिया। और फिर हम ये कहते हैं मोमेंट और टॉर्क ऑफ द कपल अबाउट ओ इज टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू ए ओ, एफ इंटू ए ओ और प्लस फिर ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, एफ इंटू बी ओ, एफ इंटू बी ओ। इधर भी एफ है, इधर भी एफ है, एफ ले लिया कॉमन, ए ओ प्लस बी ओ, एफ इंटू डी हो गया, ए ओ और बी ओ दोनों का टोटल डी हो गया, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ अ कपल इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। तो फोर्स दोनों तरफ इक्वल लगेगी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज ये, ठीक है। हेंस मोमेंट और टॉर्क ऑफ अ कपल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द फोर्सेस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉल्ड द आर्म ऑफ द कपल बिटवीन देयर लाइंस ऑफ एक्शन, ठीक है जी। चलिए जी, इसमें आपका वर्क डन बचता है, पावर है और टॉर्क एज अ वेक्टर प्रोडक्ट ये है, ठीक है। रोटेशनल मोशन तक मतलब जो इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन वो किसका पेपर में हमारे में आ रहा है, नहीं स्पेस
11 जो मॉडल है उसमें कहाँ तक आ रहा है? रोटेशनल तक आ रहा है, तो रोटेशनल तक तो कर लिया, रोटेशनल तक तो कर लिया। अब इसके आगे जो चलिए मैं बता देता हूँ कि कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सिर्फ फार्मूले करने हैं। पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस वो सब कट गया है, ठीक है। तो आप समझ लो कि 7 या 8 तारीख तक तो कंप्लीट हो ही जाएगा, 11 को है ना, 7 या 8 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद ग्रेविटेशन है, ठीक है ना। ग्रेविटेशन तुम्हारा कब है पेपर? 17 25। ग्रेविटेशन वैसे तो हर हाल में हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी 4 डेरिवेशन बताऊंगा ग्रेविटेशन की, उसमें से कोई 2 जरूर रहेगी, पक्का नहीं, ठीक है। चलिए जी, ओके। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। प्रैक्टिकल तो वो करवा रहे होंगे ना स्कूल में, चलिए ठीक है, ठीक है।